हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सब बच्चे बेटा लाइव फटाफट आ जाओ। बालक भैया बताओ, सब बच्चे पेन कॉपी लेकर तैयार हो पढ़ने के लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की बेटा आज आपकी आखिरी क्लास है। बेटा 12 क्लास इस टॉपिक की हमने पढ़ी है, 11 क्लास बेटा कंप्लीट हो चुकी है और आज बेटा 12 नंबर क्लास में हम बेटा मिक्सचर स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटा मिक्सचर से पहले रेशियो वाली शीट के बेटा कुछ आपके क्वेश्चन 2-4 लास्ट में रह गए थे, उनको बेटा पहले अपन कवर कर लेते हैं। बेटा बताओ एक बार, ये बेटा 62 नंबर सवाल हमने कल की क्लास में किया था। कल बेटा लास्ट में आपने ये क्वेश्चन किया था, क्या 62 नंबर तक की सारी जानकारियां बेटा सारे बच्चों की कंप्लीट क्लियर है? 62 नंबर तक के सारे पॉइंट क्लियर है आपके? हाँ भैया आलोक, बताओ क्या कहना चाहते हो। आलोक। गुड इवनिंग सर। हाँ जी भैया, गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये मेरा सर पहला क्लास है, सर हमने प्लस पॉइंट लिया सर, 2 दिन हुआ हमको। तो सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, तो वही थोड़ा सजेशन चाहिए सर। स्टार्टिंग से पढ़ो भैया, इस कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ो। 10 क्लास हो चुकी हैं, पहले बेटा उनका रिवीजन लगाओ, उसके बाद आप क्लास को अटेंड करना। सर अभी आपने मिक्सचर सर सेकंड पार्ट स्टार्ट किया तो हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं सर, तो सेकंड तो पढ़ ही सकते हैं आपका। मिक्सचर तो मैंने स्टार्ट भी किया ही नहीं भाई, तो रेशियो चल रहा है। यस सर। मिक्सचर आपने कैसे पढ़ लिया? तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी। पहला क्लास आपका मिक्सचर हमने देखा सर। भाई पढ़ाया ही नहीं तो रेशियो चल रहा है, तो रेशियो का ही पार्ट चल रहा है फिलहाल तो। यस सर। भाई कह रहे थे रेशियो की आपने पहली क्लास पढ़ी थी, वो तो बोला मैंने समझ में आ गई मेरे को। भाई कैसे बताऊं हैं? चलो कोई बात नहीं, टाइटल देखकर कैसे काम चलेगा मेरे भाई। सुनो बेटा, रेशियो की आपने 62 नंबर तक के सवालों की बात कर ली बेटा। यहां तक के पॉइंट सारे क्लियर है आप लोगों को? ठीक ठाक कहानी पल्ले पड़ रही है बेटा आपके? देखो बेटा, ये 63 नंबर क्वेश्चन आपका रिपीटेड सवाल था, ये पहले हमारा हो चुका है। इसका आंसर आया था 1000 ना। हाँ बेटा 64 नंबर से हमें कहानी कंटिन्यू पढ़नी है। बेटा 64 नंबर से कहानी को, बात को समझना है 64 नंबर से। चलिए बेटा सुनिएगा क्वेश्चन। ये बेटा बहुत शानदार सवाल है, ये एसएससी के पेपर का सवाल नहीं है बच्चों, पहले बता देता हूं मैं। इतने टॉप लेवल की बात एसएससी में नहीं आती। एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। बेटा एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है कोई, और इस ट्रेन की जो स्पीड है ये 40 किलोमीटर पर आवर है। ये चीज आपको सवाल में दी गई, ठीक। उसकी विद्युतीय शक्ति, बेटा विद्युतीय शक्ति का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर, ईपी लिखते शॉर्ट में ना, इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ इट्स फ्रिक्शन फोर्स। ये बेटा इसके फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल का 3 गुना है फ्रिक्शन फोर्स। बेटा इनका रेशियो बताओ, 3:1 है क्या भाई? बेटा इलेक्ट्रिक पावर का और फ्रिक्शन फोर्स का रेशियो कितना है? 3:1 है। मैंने तथाकथित अपने मन से बात कोई नहीं मानी है, सवाल में आपको दिया गया था, ठीक। दोस्तों ये सवाल को करने के लिए फिजिक्स की थोड़ी सी बात आपके काम आती है। बेटा फिजिक्स में आपने कभी पढ़ा होगा E बराबर FV होता है। E का मतलब होता है बेटा आपकी एनर्जी, मतलब कि आपकी पावर, बराबर दोस्तों होता है F का मतलब होता है फोर्स, और उस V का मतलब होता है वेलोसिटी, जिसको अपन बोलते हैं स्पीड। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब बेटा पावर जो होती है ना, फोर्स वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया, और इस फॉर्मूले में बेटा मैं इलेक्ट्रिक पावर को अगर 3x लिखूंगा तो ये बराबर है फोर्स यानी कि x इंटू स्पीड कितनी आ रही है? 40। बोलो बेटा 3x जो है 3x ये बराबर है बेटा x इंटू 40 के। हाँ बेटा अगला पॉइंट आपको दिया गया कि जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना किया जाता है, बेटा जब आपने फ्रिक्शन फोर्स को, सॉरी एनर्जी को डबल कर दिया, तो बेटा अब आपकी एनर्जी कितनी? 6x हो गई क्या? पहले आपकी एनर्जी कितनी थी? बेटा पहले आपकी एनर्जी थी 3x। बेटा v का मतलब वेलोसिटी, इसको बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी। आपने बेटा एनर्जी को डबल कर दिया, क्षमता को डबल कर दिया, इलेक्ट्रिक पावर को दुगना कर दिया, हो गया। तो उसका घर्षण बल 1.5 गुना हो गया। बेटा घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स था, 1.5 गुना हो गया। तो अब आपकी स्पीड कितनी आएगी, यही पूछा गया। बेटा पहले वाले केस में E बराबर FV था, तो अगले वाले केस में E बराबर FV अपने को फाइंड करना है। बेटा सीधी सी बात है, आप दोनों तरफ का रेशो ले लीजिए। बेटा आप रेशो ले लीजिए, आपका सवाल सॉल्व। बेटा ये बताओ 1.5x था,
एक्स को पूरे सवाल में काट ही दूं क्या? एक्स का तो कोई यूज बेटा को दिखता नहीं है। वो देखो इधर से इस एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो कुल मिलाकर ये भी 1/2 बन गया। बेटा वेलोसिटी v क्या बनेगा? v बनेगा जी 40 गुना 2 बटा 1.5। ये आएगा क्या? 40 गुना 2 बटा 1.5। हाँ, एक पॉइंट काटोगे बेटा ऊपर बन जाएगा 10। 5 दूनी और 5 तिया 4 चौक 16, 160/3 और 160 को 3 से डिवाइड करोगे तो 53 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर का सवाल आंसर बनेगा। बेटा ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, कैट के एग्जाम का सवाल है। एसएससी में बेटा इतने हाई लेवल का सवाल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने तो बेटा आपके सामने कैट, जेट, मैट, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ सारे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर लिए। हर एक लेवल अपने क्लास में कर लिया कि आपको कोई भी सवाल रेशो का मिल जाए। जैसे बेटा आज आपने 2 बजे वाला पेपर देखा होगा ना, तो पेपर का लेवल बड़ा शानदार था। तो ये मैं बेटा कहना चाहता हूं कि कई बार लेवल इतना अमेजिंग बनेगा तो भी आपको सारी जानकारी समझ आनी चाहिए, तो भी बेटा सारा पॉइंट आपके लिए कवर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अगला पॉइंट देखो। ये क्वेश्चन भी बेटा एक शानदार सवाल है, बहुत अल्टीमेट सवाल है। एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 2 उम्मीदवारों को वोट देना है। देखो बेटा ये चुनाव जो है ये बड़े स्पेशल चुनाव है। इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी बेटा सबको ना 2-2 वोट डालने हैं। सबके पास चांस है कि आप 2 लोगों को वोट डाल सकते हो। ठीक, आधे मतदाता ए को और दूसरा मत बी सी डी को 3:2:1 में बांटते हैं। ठीक है, बाकी में से आधे बी को और दूसरा मत 2:1 में सी डी। बाकी बचे मतदाता समान रूप से सी और डी को मत देते हैं। बाकी बचे 840 अपना वोट नहीं देते, तो प्रत्येक को कितने कितने वोट मिलेंगे? बेटा समझो, आपके इलेक्शन में 4 लोग हैं, ए, बी, सी, डी। ये कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, अब बेटा मैं आपको कहता हूं देखो, हर बंदा 2-2 वोट देगा। आधे मतदाता अपना 1 वोट तो देंगे ए को, जितने भी वोटर हैं उसके आधे, हाफ, अपना 1 वोट तो देंगे ए को, और बाकी का मत दोस्तों 3 तो 5 और 1 6 बी सी डी में इस अनुपात में बांट लेंगे। बी सी डी में इस अनुपात में बांट लेंगे। तो बेटा आप मुझे बताओ, देखो 3 तो 5 और 1 6 और 6 का आधा डबल 12, बेटा टोटल वोटर आपको 12 मान लेने चाहिए क्या? भाई देखो मैं डेटा ऐसा मानता हूं कि जिसमें से आपको ये रेशो बनाना आसान रहे। ठीक है, रेशो बनाना अपना आसान रहे, यही तो काम कर रहा हूं। अब दोस्तों देखो क्या हुआ, टोटल लोग 12 थे। मैं कहता हूं आधे मतदाता मतलब कि 6 लोग आए, 6 लोग, इन्होंने अपना 1 मत तो ए को दे दिया, यानी सब लोगों ने ए को 1-1 वोट दे दिया। बेटा सारे लोगों ने ए को 1-1 वोट दे दिया। बाकी का दूसरा वोट है ना, इनको 3 लोगों ने, इसको 2 लोगों ने, इसको 1 लोगों ने बांट दिया। क्या बेटा आप बताइए, 6 लोग 2-2 वोट ऐसे देंगे क्या? 6 लोग थे, इन्होंने 1-1 वोट तो सबने ए को डाल दिया, और दूसरा वोट बेटा बी को, सी को, डी को 3-2 में बांट दिया, 3-2-1 में। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल पढ़ रहा हूं, मैं कोई अपने मन से चेंज नहीं कर रहा हूं। ओके, कह रहा है जी बाकी में से आधे। अब बेटा टोटल 12 थे, 6 लोग तो वोट डालकर जा चुके हैं, बचे कितने? बचे कितने बताओ? 6, और 6 में से आधे मतलब कि 3, 6 में से आधे मतलब कि 3, इन्होंने 1 मत तो बी को दे दिया। इन 3 लोगों ने अपना 1 वोट तो बी को दे दिया, और बाकी के वोट 2:1 में बांट दिए, यानी इसको भी 2 और इसको भी 1 दे दिया। क्या बेटा इन 3 लोगों के 2-2 वोट थे, तो आधे वोट तो इन्होंने बी को दे दिए, और बेटा 3 वोट बच गए, वो सी और डी में 2:1 में डिवाइड कर दिए। क्या यहां तक की बात हमने पढ़ ली है? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? बाकी बचे मतदाताओं में से बेटा टोटल लोग मैंने 12 माने थे, टोटल मैंने 12 माने थे, 6 और 3 9 लोग अपना वोट दे चुके हैं, बचे कितने? 3 में से आधे मतलब कि 1.5 मान लो बेटा, 3 में से 1.5 लोगों ने सी और डी को इक्वल मत दिया है, इनको और इनको इक्वल वोट दिया है। क्या बोलो बेटा? इन 1.5 लोगों ने, इन्होंने सी और डी को इक्वल वोट दिया है। तो बेटा टोटल अगर तुम 24 मान लेते ना, तो ये 1.5 की बजाय डेटा इजी बन जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, आसान बात है। ठीक है, और बेटा बाकी बचे 840 मतदाता अपना वोट नहीं देते हैं। तो बेटा आप मुझे बताओ, ये 840 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? आप कहोगे बाकी बचे 6 3 9 7, बाकी 1.5 बचे। 840 लोगों ने अपना मत नहीं दिया। बेटा ये 840 है ना, ये 1.5 की वैल्यू है, 1.5 की वैल्यू है। क्या आपको चाहिए प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले? देखो बेटा कैलकुलेशन मत करना, कुछ मत करना, आप एक बार देखो, ए को टोटल 6 वोट मिले हैं क्या? बेटा बी को भी 6 वोट मिले हैं क्या?
सी के हिस्से में वोट आए हैं 5.5 और इसके हिस्से में वोट आए हैं 3.5, इतने इतने वोट आए। और ऑप्शंस पे नजर मारिए ना बेटा, ए और बी के वोट क्या बराबर है क्या? जितने वोट ए को मिले उतने वोट बी को मिले, जितने वोट ए को उतने बी को मिले, ए और बी के वोट इक्वल है, और ऐसा बेटा केवल एक ही ऑप्शन में है, खत्म। आपने कैसे अगर काउंट करना हो तो बेटा अपन काउंट भी कर लेंगे। ए के वोटों के लिए आप 6 से गुना करोगे, आपको पता है ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा तो 3360 बन जाएगा। बी के वोट भी इतना ही आएगा। तो यही मेरे सवाल का उत्तर था बेटा। मानने की बात होती है, आप डेटा को पढ़कर चीजों को अपने हिसाब से मानना सीखो। अगर आप मानोगे बातों को तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। 65 नंबर तक की बात को डन मान लिया जाए। तो बड़े सवाल को आपको मैंने इजी प्रकार से बताया बेटा। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन बेटा अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। इसका उत्तर 128 आया था। 67 पर बेटा आप लोगों ने किया क्या? 67 आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों से बन गया होगा बेटा। जितने क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बताए थे उनके आधार पर ये सवाल आपसे बन गया होगा। ऑफ कोर्स बेटा उत्तर 99 आएगा, एकदम से एकदम ग्रेट। मतलब अब आप देखो, इस प्रकार के सवालों से डरना मत बेटा, ये सवाल बहुत इजी होते हैं। बस लैंग्वेज आपको अगर ठीक से पढ़नी आ गई तो बेटा दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है। रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक बेटा पूरा होने वाला है, बस 3 सवाल बचे हैं, टॉपिक आपका विल बी कंप्लीट। दोस्तों देखिए, ये एक हॉस्टल वाला सवाल है, जरा गौर करना। एक हॉस्टल का खर्चा आंशिक रूप से चर है तो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है, मेरी बात समझना। मान लीजिए बेटा आपने कोई हॉस्टल खोला, ठीक है। अब हॉस्टल में जो टोटल बेटा खर्चा होता है ना, इनमें से कुछ तो होता है फिक्स और कुछ होता है बेटा वेरिएबल, जो बदलता रहता है बच्चों की संख्या पे। जैसे मान लो आपके हॉस्टल का रेंट है, कोई स्टाफ की सैलरी है, ये चीजें बेटा आपका फिक्स खर्चा होता है ना। और जैसे मान लो लाइट का बिल है या फूड का खर्चा है, ये चीजें तो डिपेंड करती है कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। ऐसा ही होता है ना बेटा, ऐसा ही होता है। एक्सपेंडिचर जो बेटा दो चीज डिपेंड करता है, कुछ तो होता है फिक्स और कुछ होता है वेरिएबल, है ना। ये कंज्यूम पे डिपेंड करता है, भैया 20 लोग हैं तो रोटी कम खाएंगे, 100 लोग हैं तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खर्चा होगा। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया हॉस्टल का खर्चा थोड़ा सा तो फिक्स है और थोड़ा सा बेटा क्या है, ये चर होता है, ठीक। अब देखो 120 बच्चों का खर्चा 8400 रुपए। प्यारे बच्चों देखो, कुछ तो आपका फिक्स खर्चा था, जो भी रेंट वेंट है जो भी है वो है, और प्लस अगर 120 स्टूडेंट को रख लिया जाता है, 120 स्टूडेंट अगर रख लिए जाते हैं तो 8400 रुपए का खर्चा आता है। ऐसा है क्या दोस्तों? फिक्स खर्चे के अलावा 120 बालक अगर क्लास में और रख लिया आपने, महीने का इतना खर्चा हुआ मान लो, ठीक है। अब देखो 150 बच्चे रखेंगे, फिक्स खर्चा तो वही रहेगा, लेकिन 150 स्टूडेंट अगर रखे जाएंगे दोस्तों, आप मुझे बताना 10,000 रुपए का खर्चा होगा क्या? 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा आप मुझे बताना बेटा, क्या दोनों ही सिचुएशन में फिक्स खर्चा तो फिक्स ही है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट बढ़ते हैं बेटा, 30 स्टूडेंट अगर बढ़ते हैं तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे हॉस्टल में, तो आप मुझे बताओ तुम्हारा खर्चा 1600 रुपए बढ़ता है क्या? अरे 30 बच्चों के बढ़ने पर खर्चा तुम्हारा 1600 रुपए बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि 120 स्टूडेंट अगर का खर्चा मैं काउंट करता हूं, 120 स्टूडेंट का, तो ये खर्चा 6400 रुपए आता है क्या? बोलो भैया, 120 स्टूडेंट का खर्चा 4 गुना होगा 6400। यहां से मैं काउंट करूंगा बेटा, तो 120 स्टूडेंट का खर्चा तो है 6400 रुपए, और फिक्स वाला खर्चा आ गया 2000 रुपए, क्योंकि टोटल आपका खर्चा था 8400। 6400 का तो रोटी पानी खा गए ये लोग, और 2000 रुपए आपका फिक्स खर्चा आ गया। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आई? ठीक है दोस्तों, अब मैं कहता हूं कि अगर आपके हॉस्टल में 330 बालक रखे जाते, अगर 330 बच्चे रखते तो आपका खर्चा क्या होता? बेटा एक बात बताओ, 2000 रुपए का जो फिक्स खर्चा था ये तो होगा ही होगा बेटा, 2000 रुपए का फिक्स खर्चा था ये तो होना ही होना है। और 330 स्टूडेंट का खर्चा कैसे निकालें? क्या बेटा इसको 11 से गुणा करके आ जाएगा? क्या इसका 11 से गुणा करके आ जाएगा? तो ये बनेगा 11 गुना 16 से। दोस्तों उत्तर बनेगा 2000 प्लस 17,600, 19,600 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ एक सवाल है। जब भी कभी कोई हॉस्टल में इस प्रकार की बात आए दोस्तों, तो आपने फिक्स खर्चे को पहले काउंट करना है। फिक्स खर्चे को आपने काउंट किया तो अगली बात आपकी फाइंड हो जाएगी। अरे भैया विष्णु, तुझे 30 बच्चों का खर्चा दिया हुआ है और 330 का पूछा हुआ है,
30 से लेकर 330 तक जाने के लिए 11 टाइम नहीं करना पड़ेगा क्या? 11 टाइम नहीं करना पड़ेगा क्या? 68 नंबर क्लियर हुआ बेटा? सारे बच्चे बताओ 68 नंबर क्लियर हुआ? 2000 रुपए फिक्स खर्चा था जो किराया बढ़ा है, बाकी अलग खर्चा और है ही बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं। सवाल नंबर 69, ये पेंसिल वाला सवाल दोस्तों आपको हर शीट में मिला होगा। प्रीवियस ईयर की बुक उठाओगे, हर बुक में ये सवाल आपको मिला होगा। 69 नंबर का सवाल दोस्तों एक वायरल क्वेश्चन है जो लगभग आपको हर शीट में, हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पे मिलेगा। सुनो बेटा क्या है। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। इनके पास में एक पेंसिल थी और ये दोनों लोग बेटा एक पेंसिल से खेल रहे थे। ठीक, अब लड़के ने देखा, बेटा लड़के ने क्या देखा? लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। लड़की ने पेंसिल को दो भागों में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो लड़के ने देखा कि दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। जो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। दोस्तों देखो, मैं ये वाला पार्ट मान रहा हूं बड़ा और ये वाला पार्ट मान रहा हूं छोटा। ठीक, आपकी पेंसिल है, ये दो टुकड़ों में दोस्तों ब्रेक गई, दो टुकड़ों में ये पेंसिल आपकी टूट गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बेटा पेंसिल आपकी दो टुकड़ों में टूट चुकी है। देखो मैंने बड़े वाले पार्ट को एक मान लिया, छोटे वाले पार्ट को एक्स मान लिया। मैं तो इनका रेशो ज्ञात करना चाह रहा हूं ना, रेशो क्या बनेगा? तो रेशो बेटा देखो, एक चीज को एक मानने पर क्या होगा, हालांकि मैं एक्स वाई भी मान सकता हूं, एक्स वाई भी मान सकता हूं बेटा, एक एक्स मानने पर आपका डेटा, आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। बस उसी का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब सुनिएगा क्या कहानी है। आपको बोला कि दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है। बेटा दोनों टुकड़ों का मैं बिगर बटे स्मॉलर कर रहा हूं, 1/x कर रहा हूं। जो पूरी पेंसिल का, बेटा पूरी पेंसिल तो 1/x है, इसका बड़े टुकड़े पर 1/x पे क्या अनुपात है? ध्यान दीजिए, पूरी पेंसिल का यानी 1 + x का बड़े टुकड़े 1 के साथ वही अनुपात है जो बड़े टुकड़े का छोटे टुकड़े के साथ है। ये लाइन बताओ आपको समझ में आई क्या? देखो बड़े टुकड़े के बटा में मैंने छोटा लिखा है, इसका अनुपात सेम है पूरी पेंसिल का और बड़े टुकड़े का। मैंने बड़े टुकड़े के बटा में छोटा लिखा है। सवाल पढ़िए एक बार। द बॉय ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू लार्जर पार्ट। बड़े पार्ट का छोटे पार्ट का रेशो पूरी पेंसिल का बड़े पार्ट के रेशो के साथ बराबर है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा x² प्लस x बराबर 1 और इस 1 को यहां ले आऊंगा तो x² प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 बन जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब दोस्तों सवाल में थोड़ा सा अलजेब्रा आ चुका है। x² प्लस x माइनस 1 बराबर क्या आ चुका है? बेटा इससे मैं x का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो डायरेक्ट तो फैक्टर बनेंगे नहीं, तो आपको जो फॉर्मूला इस जगह लगाना पड़ेगा बेटा, उसका नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। याद है, इक्वेशन के अगर रूट निकालने होते हैं माइनस प्लस माइनस b √b² माइनस 4ac/2a होता है क्या? क्या ऐसे ज्ञात करते हैं बेटा? चलिए मैं अपने रूट ज्ञात करना चाह रहा हूं। माइनस b का मतलब ये -1 बनेगा, प्लस माइनस √b² का मतलब 1, माइनस 4ac का मतलब प्लस का 4 बन जाएगा और प्लस का बटा में 2 बन जाएगा। ये बेटा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। यहां से दोस्तों रूट क्या बनेंगे? एक तो बनेगा -1 प्लस माइनस √5/2। अब दोस्तों ये पेंसिल की लंबाई है। दोस्तों पेंसिल की लंबाई देखो जी, पूरी माइनस में तो आ नहीं सकती बेटा, माइनस में तो लंबाई कभी होती नहीं है, तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। क्या बेटा लंबाई कभी माइनस में तो होती नहीं है, लंबाई कभी माइनस में तो बनती नहीं है। अरे यार ये इक्वेशन होती है नालायक, तो यार क्या बताऊं तुम्हें। ax² प्लस bx प्लस c होती है एक क्वाड्रिक इक्वेशन। तो x का कोफिशिएंट जो a है ना, ये a का काम करता है, x का कोफिशिएंट ये b का काम करता है और इंटीजर को अपन ये एक्स्ट्रा वैल्यू को c बोलते हैं। तो बेटा देखो अगर मैं यहां भी माइनस करूंगा तो ये तो माइनस बन जाएगा, बन नहीं पाएगा, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी √5 माइनस 1/2। आपको x का मान ये लेना पड़ेगा √5 माइनस 1/2। x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? √5 माइनस 1/2। आपने कहा सर अगर मैं इसमें x का मान देखो, अब टुकड़े का अनुपात क्या है? 1/x लिखूंगा। x का मतलब क्या है? √5 माइनस 1/2। 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो अनुपात बनेगा √5 माइनस 1। ये तुम्हारे सवाल का आंसर था, यही तुम्हारी बात का जवाब बेटा, ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से किया बेटा, इसमें आपको लगाना पड़ेगा। मेंस लेवल के सवाल है, हमने पहले इजी क्वेश्चन खूब करवाए बेटा,
अब लेवल बेहतरीन है तो बेहतरीन पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब, क्या करें। नहीं भाई, ये आंसर यही बनेगा, कोई डाउट की बात नहीं है, आपत्ति की बात नहीं है। क्लियर है? आखिरी सवाल, आखिरी, अंतिम, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ सकता बेटा सवाल में। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, बाकी की महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं। तो बेटा आप एक बात बताओ यार, देखो इसका तुम्हें 2/3 भी करना पड़ेगा, 2/3 है ना, फिर 3/8 भी करना पड़ेगा, 2/5 भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं टोटल कर्मचारी ऐसे मान लूं क्या कि जो 3 से 8 से और 5 से कट पाए भाई, 8 3 5 से थोड़ा आसानी से कट पाए, ऐसा मान लो। तो 8 3 24 5 120 कर लूं बेटा। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा देखो ये 3 से भी कट जाएगा, ये 8 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट टोटल आपने 120 मान लिया। ठीक बेटा, इसमें देखो कुछ तो है मेल और कुछ है फीमेल। जरा मुझे बताओ, 2/3 पुरुष हैं क्या आपकी फैक्ट्री में, 80 मेल और 40 फीमेल है क्या बेटा, ऐसा है क्या? है? ठीक। अब बेटा इसमें आपको बोला कुछ टेम्परेरी कर्मचारी हैं, कुछ टेम्परेरी हैं बेटा, कुछ ऐसे ही टाइम पास वाले लोग, ऐसा 80 पुरुष कर्मचारियों का 3/8 बेटा, 80 का 3/8 करोगे 30 बनेगा क्या बेटा? 80 का अगर तुमने 3/8 किया 30 बनेगा, बोलो। और बेटा मैंने आपको बोला कि महिलाओं का 2/5 अस्थायी है, महिलाओं का 2/5 मतलब 16 बनेगा, महिलाओं का 2/5 कितना, 16 आ गया। अच्छा ये तो बेटा टेम्परेरी कर्मचारी थे, परमानेंट कितने आएंगे? परमानेंट बेटा ये वाले बनेंगे 50 और ये वाले बनेंगे 24, ऐसा ही है क्या? सवाल कहता कि कंपनी में स्थायी कर्मचारी कितने हैं? 740। कंपनी में स्थायी कर्मचारी है 740 और हमारे अकॉर्डिंग 74 बन रहा है क्या? क्या हमारे डेटा में 74 बन रहा है? इसका मतलब आपको स्पष्ट समझ में आ गया क्या? साफ साफ बात समझ में आ गई क्या कि सबके आगे एक एक जीरो और लगा हुआ था? इसका देखो मतलब लिखने की बात नहीं है, ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि सबके आगे एक एक जीरो लगा हुआ था, ये बात आप समझना बेटा। मैंने 74 बोला है, वो 740 बोल रहा है, 10 गुना की बात चल रही है, खत्म। तो मैंने पूछा कि 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, बेटा टोटल का 7/15 कितना आएगा? अगर मैं टोटल का 7/15 करूंगा, 15 8 120, 560 है। ये चीज है ना, अस्थायी महिला कर्मचारियों से बेटा, अस्थायी महिला कर्मचारी कितनी है? 160। 160 से कितना ज्यादा है? आप कहिएगा ज्यादा है जी 400। 400 आपके सवाल का उत्तर बनेगा, 400 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। दोस्तों ये आज हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पूरा हो गया। दोस्तों ये हमारे अनुपात समानुपात के सारे सवाल हो गए बेटा। हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन पे आपको 350 से ज्यादा सवाल करवाए होंगे और बेटा मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाएंगे बेटा, सारी चीजों को आप खुद से बना पाओगे। यकीनन बेटा ये बातें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी अब। एक मिनट, बेटा रेशो को कहीं और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। रेशो बेटा किसी प्रकार का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपका रह गया हो बेटा, वो 100% क्लियर होगा। रेशो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी बाकी नहीं बचेगी। आप रेशो का किसी भी एग्जाम का, प्री का, मेंस का, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन बेटा पढ़ने की कोशिश कर सकते हो बेटा। 100% गारंटी है, जितने भी सवाल आप ट्राई करोगे ना, रेशो के सारे सवाल बन जाएंगे। इन शीट्स को बेटा 2-3 बार आप लोग रिपीट मस्ट कीजिएगा।